गोपाल का जीवन बड़े अच्छे से कट रहा था। गोपाल के परिवार में उसके साथी उसके पिता ही थे। किसी गंभीर बीमारी के चलते गोपाल की मां की मृत्यु हो गई थी। अब गोपाल का जीवन बसर उसके पिता के भरोसे ही चल रहा था। गोपाल के पिता गांव वालों से अनाज मांग कर लाते थे और उसी से ही गोपाल का घर चलता था। बेटा, अब मेरे अंदर वह हिम्मत नहीं है जो पहले थी। अब मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता है और ऊपर से ये अनाज का बोझ, मैं तो बस चलने में असमर्थ हो गया हूँ। अब तू ही बेटा इस घर को संभाल ले। अब घर की जिम्मेदारी गोपाल पर आ गई थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि गोपाल को घर घर जाकर अनाज मांगने में शर्म आती थी और वह यह काम नहीं करना चाहता था। पिताजी, आप हमें कोई दूसरा काम बता दीजिए। ये घर घर जाकर अनाज मांग कर लाना मुझसे नहीं होगा। अरे बेटा, इसमें कौन सी शर्म की बात है। मेरे पिताजी भी यही काम करते थे, तो तुमको इस बात में शर्म क्यों आ रही है? गोपाल की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वह जाए, लेकिन पिताजी के बार बार कहने पर गोपाल मना नहीं कर पाता है और वह अनाज मांगने के लिए। ठीक है पिताजी, मैं तैयार हूँ, कल चला जाऊंगा। फिर अगले दिन की सुबह हो जाती है। गोपाल अपने हाथ में एक झोला लेकर गांव की तरफ चला जाता है। फिर गोपाल गांव के एक घर में पहुंच जाता है। अरे माई, भूखे की मदद कीजिए और थोड़ा अनाज इस गरीब को भी डाल दीजिए। अरे पता नहीं कहां कहां से चलकर आ जाते हैं। तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत हैं, फिर भी भीख मांगते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक तो रोज वो बुढ़ा आ जाता है, अब पता नहीं तुम कहां से आ गए हो। मेरे पास क्या अनाज की बोरियां भरी है, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर गोपाल को जिस बात का डर था वही हो जाता है। गोपाल को अपने आम पर घिन आने लग जाती है। मैं पिताजी को साफ साफ इनकार कर दूंगा कि यह काम मुझे नहीं होगा। इसके बदले में दूसरा काम कर लूंगा। फिर गोपाल बिना अनाज लिए वहां से सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और फिर अपने घर पर पहुंच जाता है। अरे क्या बात है बेटा, तुम जल्दी वापस आ गए और तुम्हारा झोला भी खाली है। तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? फिर गोपाल सारी बात अपने पिताजी को बता देता है और उसके पिताजी समझ जाते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम देख लूंगा। फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और गोपाल के पिताजी गोपाल को छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। अब गोपाल को अपना आगे का जीवन कैसे जीना है वह गोपाल को ही तय करना था। कुछ महीनों के लिए तो गोपाल अंदर से टूट गया था कि उसे आगे क्या करना था। वह तो बस एक पेड़ के नीचे चुपके से बैठा रहता था, लेकिन गोपाल को भूख प्यास सताने लग गई थी। अगर जीना है तो उसे कुछ काम भी करना हो पड़ेगा। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है। अरे सुनो सुनो सुनो, दरबार में एक ग्वाले की जरूरत है जो राज दरबार की सभी गायों को चरा सके। महाराज उसे अच्छा खाना और पैसे भी देंगे। जिसे भी काम की आवश्यकता है वह तुरंत दरबार में पहुंचे। अरे एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ। घर घर जाकर अनाज मांगने से तो ये काम कितना अच्छा है। फिर गोपाल वहां से चला जाता है और राज दरबार में पहुंच जाता है। महाराज, मैं ग्वाला बनकर आया हूँ। मैं गाय चराने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हम तुम्हें सुबह शाम अच्छा खाना देंगे और कुछ पैसे भी देंगे, जिससे तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद सको। फिर अगले दिन गोपाल राज दरबार की सभी गायों को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल में पहुंचकर गायों को चरने के लिए छोड़ देता है। फिर धीरे धीरे समय बीत जाता है और गोपाल का जीवन गाय चराने में ही चला जाता है। एक दिन शाम का समय था और गोपाल गाय चराकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी गोपाल को रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है और गोपाल वहीं पर रुक जाता है। अरे बेटा, मैंने सुना है कि तुम ही राज दरबार की गायों को चराते हो। हाँ माँ जी, मैं ही राज दरबार की गायों को चराता हूँ। अरे बेटा, मेरे पास एक अच्छी नस्ल की घोड़ी का बच्चा है। अब मुझसे तो बुढ़ापे में ज्यादा चला नहीं जाता है और मेरा भी गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है, और मैं घोड़ी के बच्चे का गुजारा कैसे कर पाऊंगी।
कल तुम राज दरबार की गायों को ले जाते हो तो उस समय इस बच्चे को भी साथ ले जाना। मैं तुम्हें चराने के बदले कुछ ना कुछ दे दूंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना बेटा। ठीक है माँ जी, मैं इस घोड़ी के बच्चे को कल सुबह ले जाऊंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है बेटा, भगवान करे तुम्हारी तकदीर जल्द से जल्द बदल जाए। फिर गोपाल वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह भी हो जाती है। गोपाल उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच जाता है और उस घोड़ी के बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। फिर गोपाल जंगल में पहुंचकर सभी गायों को चराने लग जाता है। धीरे धीरे करके 1 महीना गुजर जाता है। फिर गोपाल उस बुढ़िया के घर पर पहुंच जाता है। बेटा, मैंने पैसा इकट्ठा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं पैसे इकट्ठा नहीं कर पाई। अब मुझे इस घोड़ी के बच्चे का क्या करना है, तो तुम एक काम करो, इस बच्चे को ही रख लो, तुम्हारे कोई ना कोई काम आ जाएगा। अरे अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, इस बच्चे को अपने पास रख लेता हूं, यह मेरे कोई ना कोई काम तो आ ही जाएगा। फिर गोपाल उस घोड़ी के बच्चे को अपने साथ अपने घर पर ले जाता है। फिर गोपाल उस बच्चे को अपने घर के बाहर बांध देता है और उस बच्चे के लिए थोड़ा घास काट कर ले आता है। तभी गोपाल कहता है, अरे बच्चे, तुम्हारी तरह ही मेरा भी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम दोनों इस दुनिया में अकेले हैं, हमारे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। आज से हम दोनों दोस्त की तरह हैं, हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे और आज से तुम्हारा नाम साथी है। फिर अगली सुबह हो जाती है। गोपाल एक घास का बंडल लाता है और उस साथी को डाल देता है। फिर गोपाल वहां से गाय चराने के लिए चला जाता है। अब गोपाल जब भी सुबह गाय चराने के लिए जाता है तो वह उस साथी को घास व पानी देकर जाता था। फिर धीरे धीरे समय गुजर जाता है। वह साथी बड़ा हो चुका था और बलवान भी हो गया था। अब जब भी गोपाल को बाहर कहीं पर जाना होता तो वह साथी पर बैठकर चला जाता था। गोपाल को साथी से बहुत लगाव हो गया था। वह साथी को अपने बेटे जैसा प्यार देने लग गया था और साथी भी गोपाल के प्यार को समझता था। फिर धीरे धीरे गोपाल व साथी के चर्चे पूरे गांव में फैल गए थे और हर जुबान पर गोपाल व साथी का ही नाम था। अरे लखन, मैंने सुना है गोपाल अपने साथी से बहुत प्यार करता है और साथी बहुत पहलवान है। मैं आज तक साथी जितना ताकतवर घोड़ा कभी नहीं देखा। हाँ महेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। गोपाल ने अपने साथी को बेटे जैसे पाला है, इसलिए तो साथी बड़ा बलवान है। तभी उन लोगों की बातें एक आदमी सुन लेता है और वह अपने मालिक के पास चला जाता है। अरे मालिक, गांव के सभी लोग गोपाल के साथी के बारे में बातें कर रहे हैं। वो गोपाल जो राज दरबार की गायें चराता था, उस गोपाल के पास एक घोड़ा है, उसका नाम साथी है। गांव के सभी लोग कहते हैं कि वो बहुत बलवान भी है। अच्छा, तो ये बात है। आजकल वह गोपाल घोड़े का पालन करने का काम करने लग गया है। चलो उस गोपाल के पास चलते हैं और उसे घोड़े की मुंह मांगी रकम दे मारते हैं। फिर वो दोनों गोपाल के घर पर आ जाते हैं। गोपाल अपने साथी को बड़े प्यार से दुला रहा था। तभी वहां पर वह व्यक्ति आ जाता है। अरे क्या बात है, ये तो बड़ा बलवान लग रहा है और देखने पर भी बहुत हट्टा कट्टा लग रहा है। अरे गोपाल, तुम अपने घोड़े की कीमत बोलो, मैं तुम्हें इस घोड़े की मनचाही कीमत देने के लिए तैयार हूँ। क्षमा करें, मुझे पता है कि आपके पास पैसे एवं वैभव की कमी नहीं है, लेकिन इस साथी को मैंने अपने बेटे की तरह पाला है और एक आप अपने बेटे को कैसे बेच सकता है? अरे ये सब बातें तुम मुझे मत सिखाओ। मैं तुम्हें इसकी दुगनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, जिसे तुम जीवन भर बैठकर खा सकते हो। आखिरकार जानवर तो जानवर होता है। मैं तुम्हें इस जानवर की कीमत बहुमूल्य सोने के बराबर दे रहा हूँ। क्षमा करें, लेकिन मैं अपने साथी की कीमत नहीं लगा सकता हूँ। तभी वह साहूकार क्रोधित होकर वहां से चला जाता है। अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं
कि अगर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे खाना कौन देगा और मेरे साथी को घास कौन देगा। इसके लिए मुझे अधिक से अधिक पूंजी इकट्ठा करनी होगी। फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा थे, तभी एक सैनिक आता है। अरे सुनो सुनो सुनो, महाराजा ने एक प्रतियोगिता रखी है। जो भी घोड़ा 50 फुट ऊंचे पेड़ को जमीन पर गिरा देगा, महाराजा उसे एक पोटली सोने की मुद्रा देंगे। अरे क्या बात है, अगर यह प्रतियोगिता मैं जीत जाऊं तो मैं और मेरा साथी आराम से सुखद जीवन जी सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर साहूकार को चिंता सताने लग जाती है। मालिक, अब हम क्या करेंगे? गोपाल का साथी बहुत बलवान है, लगता है वही इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा। तुम सत्य वचन कह रहे हो हैं? बस हमारे पास 2 दिन का ही समय है। तुम अपने साथियों को लेकर जाओ हैं और उस गोपाल के साथी को मौत के घाट उतार दो हैं। ठीक है मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं आज रात को गोपाल के साथी को मौत के घाट उतार दूंगा। फिर जैसे ही रात्रि का समय होता है, वह व्यक्ति गोपाल के घर पहुंच जाता है। गोपाल आराम से सो रहा था, तभी वह व्यक्ति हाथ में चाकू लेकर साथी की तरफ चला जाता है। लेकिन सब काम उल्टा हो जाता है। गोपाल का साथी बहुत बलवान था, इसलिए वह उन सब की अच्छे से धुलाई कर देता है। हे राम, मर गया रे, इस हाथी ने तो मेरी कमर तोड़कर रख दी है। अब मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। फिर वह लंगड़ाते हुए वहां से चला जाता है। अरे क्या बात है, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है? तुम्हारा तो पूरा शरीर टूट गया है हैं? तुमने उस घोड़े को तो मौत के घाट उतार दिया ना। अरे क्या बताएं मालिक, हम तो भूल गए थे कि वह घोड़ा बलवान है। उसने हमारे पूरे शरीर को निचोड़ के रख दिया है। मुझे कुछ नहीं पता। अब की बार तुम ज्यादा लोग जाओ और तुम उस घोड़े को मार कर ही आना हैं। उसके बदले में मैं तुम्हें 10-10 सोने की मोहरें दूंगा हैं। सोने की मोहरों का नाम सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है। ठीक है, हम ज्यादा लोग जाएंगे और उस घोड़े को मार कर ही लौटेंगे। फिर वह वापस तेज धार हथियार लेकर घोड़े के पास चले जाते हैं। लेकिन अब की बार भी वही होता है। वह साथी उन सब को मार मार के चटनी बना देता है। अरे कहाँ फंसा दिया रे, इसने तो हमारी हड्डी पसली एक कर दी है। तूने तो कहा वह एक मामूली घोड़ा है, लेकिन यह तो बहुत बलवान है। अरे अब चुपचाप यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, नहीं तो घोड़ा हमारी चटनी बना देगा। फिर वह सभी वहां से भाग जाते हैं। फिर अगली सुबह भी हो जाती है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे और साहूकार भी अपना घोड़ा लेकर वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, प्रतियोगिता शुरू की जाती है। सबसे पहले साहूकार की बारी है। अगर तुम्हारे घोड़े ने पेड़ को गिरा दिया तो तुम्हें एक पोटली सोने की मुद्रा दी जाएगी। फिर साहूकार के घोड़े को रस्सी से बांध दिया जाता है, लेकिन घोड़ा बहुत जोर लगाता है, परंतु वह पेड़ नहीं गिरता है। काफी प्रयास के बाद साहूकार का घोड़ा हार मान लेता है। साहूकार का घोड़ा ये प्रतियोगिता नहीं जीत पाया है। अब बारी है गोपाल की। साथी, यह प्रतियोगिता तुम्हें ही जीतनी है। मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसे पाला है, अब तुम ही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनोगे। फिर साथी की पीठ पर रस्सी बांध दी जाती है। दूसरी ओर पेड़ पर रस्सी बांध दी जाती है। जैसे ही साथी अपना बल लगाता है, वह पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। क्या बात है गोपाल, तुम्हारे साथी में तो बहुत बल है और यह घोड़ा बहुत बलवान है। गोपाल को इनाम के तौर पर एक पोटली सोने की मुद्रा दी जाए। और गोपाल, तुम कल सुबह मुझे राजमहल में मिलना, मुझे तुमसे कुछ वार्तालाप करनी है। फिर अगली सुबह भी हो जाती है। गोपाल, तुम्हारे साथी में बहुत बल है और वो बहुत बलवान भी है। मैं तुम्हारे साथी को अपना वाहन बनाना चाहता हूँ और तुम्हें इस सभा का मंत्री। आज से तुम इसी राजमहल में रहोगे। धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। और उस दिन के बाद गोपाल का जीवन बदल जाता है। जो व्यक्ति नेकी के रास्ते पर चलता है, उसकी हमेशा ही जीत होती है।